मेरी टाउन में कार रिपेयर वर्कशॉप खुले हुए पूरे 8 साल हो चुके थे और अब तक पूरा वर्कशॉप मेरे 4 स्टूडेंट्स के भरोसे ही चल रहा था। उन्हें भी अच्छी तरह पता था कि वर्कशॉप के लिए उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है, इसलिए हर कुछ दिन बाद सैलरी बढ़ाने की डिमांड करते रहते थे। लेकिन इस बार उन्होंने हद ही पार कर दी, सीधा आसमान छूने वाली सैलरी मांग ली। इतना ही नहीं, मुझे झुकाने के लिए चारों ने एक साथ जॉब छोड़ने की धमकी भी दे दी। जब मैं ऑफिस में गया, वहां सिर्फ चाउ चियोवी नहीं था, बल्कि ग्वांग, डाई लियू और मिंग भी मौजूद थे। चारों मेरे डेस्क के सामने बैठे आपस में बातें कर रहे थे। चाउ चियोवी बिल्कुल बीच में बैठा था। उसके सामने रखे एस्ट्रे में वो पहले ही 3 सिगरेट बुझा चुका था। मास्टर, बैठिए। मैं नहीं बैठा, बस डेस्क के पास पीठ टिकाकर खड़ा रहा। क्या बात है, बोलो। चाउ चियोवी ने हाथ में बची सिगरेट का आखिरी कश लिया और सीधा एस्ट्रे में बुझा दिया। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मास्टर, हम चारों ने अच्छे से बात कर ली है। ये वर्कशॉप 8 साल से चल रही है, आज तक टिक पाई है तो किसकी वजह से? ये बात आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए, है ना? किसकी वजह से? हमारी स्किल की वजह से। वर्कशॉप में कस्टमर्स हमारी रिपेयरिंग स्किल देखकर आते हैं, आपकी वजह से नहीं। आप खुद सोचिए, पिछले कुछ सालों में आप कितनी बार गाड़ी के नीचे घुसे हैं। मैं चुप रहा। इसलिए हम चारों को लगता है कि अभी जो थोड़ी बहुत सैलरी मिल रही है वो हमारी स्किल के बिल्कुल लायक नहीं है। हम कोई बहुत ज्यादा डिमांड नहीं कर रहे, बस सैलरी में 20% इंक्रीज चाहिए और हम अपनी रिपेयरिंग स्किल के बदले वर्कशॉप में इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं। पूरा ऑफिस काफी देर तक बिल्कुल शांत रहा। मास्टर, वर्कशॉप का सारा काम हम ही संभालते हैं, अगर आप अग्री नहीं करते तो? अग्री नहीं करता तो क्या? चाउ चियोवी अचानक खड़ा हो गया और डेस्क पर पड़ा रेंच उठा लिया। उसने उसे जोर से ग्लास टेबल पर पटक दिया। अग्री नहीं किया तो हम चारों आज ही सीधा यहां से चले जाएंगे। मैंने डेस्क पर पड़े रेंच को देखा। वो मेरा रेंच था। उसके हैंडल पर एंटी स्लिप टेप लगी हुई थी। वो टेप मैंने खुद लगाई थी। 8 साल बीत चुके थे और टेप घिस घिस कर बिल्कुल स्मूथ हो गई थी। मास्टर, अच्छे से सोच लीजिए, हम चारों के बिना ये वर्कशॉप 1 महीने से ज्यादा नहीं चल पाएगी। इसके बाद इसे बंद करना ही पड़ेगा। उसने बात पूरी नहीं की, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता था कि वो क्या कहना चाहता है। मैंने सामने बैठे उन चारों को ठंडी नजर से देखा। 8 साल पहले जब ये लोग पहली बार वर्कशॉप में आए थे, तब इन्हें ये तक नहीं पता था कि टायर का बोल्ट किस डायरेक्शन में घुमाने से लूज होता है। अब मेरी बात सुनो, जो कंडीशन तुम लोगों ने रखी है मैं उसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तुम लोग जॉब छोड़ना चाहते हो तो ठीक है, मैं अप्रूव करता हूं। आज की सैलरी मैं पूरी सेटल कर दूंगा। कल से तुम लोगों को यहां काम पर आने की जरूरत नहीं है। चाउ चियोवी 2 सेकंड तक वहीं खड़ा रह गया। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं इतनी आसानी से और इतने फर्मली डिसीजन ले लूंगा। लेकिन कुछ ही देर में उसने फिर अपना एरोगेंट एक्सप्रेशन बना लिया। बहुत अच्छे चंडाया, बाद में रिग्रेट मत करना। वो गुस्से में मुड़कर बाहर चला गया। मास्टर, आपने सच में उन्हें जाने दिया? उनके जाने के बाद वर्कशॉप का क्या होगा? कल भी 3 गाड़ियां रिपेयर के लिए वेटिंग में है। चिली घबरा गई। घबराओ मत, पहले शॉप बंद कर दो। आज से कोई नया कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करना, बिल्कुल नहीं। जो कस्टमर्स ऑलरेडी आए हुए हैं उन्हें मैं खुद हैंडल कर लूंगा। मैं रिसेप्शन काउंटर पर गया। मुझे अफसोस है, वर्कशॉप में अभी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आपकी जो कार रिपेयर के लिए बुक थी वो अब कंप्लीट नहीं हो पाएगी। आखिरी फोन कॉल खत्म करने के बाद मैं खाली वर्कशॉप के बीच में खड़ा रहा। 2 कार लिफ्ट थे, 2 गाड़ियां आधी उठी हुई थीं और टूल्स पूरे फ्लोर पर इधर उधर बिखरे पड़े थे। मैं घर नहीं गया। मैं शॉप के बाहर सीढ़ियों पर बैठ गया और वहीं बैठा रहा जब तक पूरा अंधेरा नहीं हो गया। अगली सुबह 6:30 पर मैं वर्कशॉप पहुंच गया। दरवाजा खोलते ही मेरी नजर सीधे डेस्क के बीच वाले ड्रॉर पर पड़ी। उसका लॉक किसी ने तोड़कर उखाड़ दिया था। ड्रॉर पूरा खुला हुआ था और अंदर रखा कस्टमर रिकॉर्ड्स का मेटल बॉक्स गायब था। मैं डेस्क के सामने खड़ा रह गया, बस उस टूटे हुए ड्रॉर को घूरता रहा। वो लॉक 6 साल से मेरे साथ था। उस पर अभी भी वो छोटे छोटे स्क्रैचेस साफ दिख रहे थे जो नॉर्मल डेज में चाबी निकालते वक्त गलती से लग जाते थे। लेकिन अब वो मेटल लॉक पूरी तरह से टेढ़ा मेढ़ा हो चुका था। जब चीली काम पर आई और उसने खुला हुआ ड्रॉर दिखा तो वो भी काम गई। बॉस, क्या हमें पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए? रिपोर्ट करने से भी कोई फायदा नहीं होगा। जो भी यहां आया था उसका टारगेट बिल्कुल क्लियर था। उसे सिर्फ कस्टमर लिस्ट चाहिए थी। चाउ चियोवी के अलावा और कौन हो सकता है? जिस स्टूडेंट को मैंने पूरे 8 साल तक पाला, सिखाया और अपना बनाया, आखिर में उसने मुझे ये गिफ्ट दिया, एक बुरी तरह तोड़ा हुआ लॉक। मैं ड्रॉर को वापस अंदर पुश करने ही वाला था कि फोन बज उठा। ये मेरे एक पुराने कस्टमर का नंबर था। मिस्टर चंद, कल रात आपके स्टूडेंट ट्यूवी ने मुझे फोन किया था। उसने कहा कि उसने बाहर जाकर अपनी खुद की वर्कशॉप खोल ली है। उसकी रिपेयरिंग फीस भी 50% कम है। उसने ये भी कहा कि आपकी वर्कशॉप में अब गाड़ी रिपेयर करने वाला कोई नहीं बचा। ये सच है या मजाक? मैंने फोन को जोर से पकड़ लिया। खाली वर्कशॉप के बीच खड़ा था, लेकिन मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। उस रात मैं घर नहीं गया।
अकेला ही दोनों कार लिफ्ट्स पर लगी एक एक गाड़ी को नीचे उतारता रहा। फिर दोनों गाड़ियों को वर्कशॉप के बाहर रोड के किनारे सही से पार्क कर दिया। 2 गाड़ियां, 2 चाबियां। मैंने एक एक करके हर कस्टमर को फोन किया। जी हां, आपकी गाड़ी रिपेयर हो गई है, कल आकर ले जाइएगा। मैं रिपेयरिंग का कोई चार्ज नहीं लूंगा। मिस्टर चंद, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ है? जी कुछ नहीं हुआ। आखिरी फोन कॉल खत्म करते करते रात के 11 बज गए। मैं फिर वर्कशॉप के बाहर सीढ़ियों पर बैठ गया। बस वहीं चुपचाप बैठा रहा और रोड पर बने टायर के निशानों को घूरता रहा। 8 साल से ये रोड मेरी आंखों के सामने थी। मैं आंखें बंद करके भी इस रोड की हर क्रैक की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकता था। तभी फोन की स्क्रीन लाइट अप हुई। सोशल मीडिया पर आहंग क्यून की एक पोस्ट थी जिसमें नए वर्कशॉप की ओपनिंग की अनाउंसमेंट थी। त्योवी कार रिपेयर शॉप, टाउन के एंट्रेंस पर हमारी पहली ब्रांच, पूरी रिपेयरिंग लेबर पर 50% डिस्काउंट। हमारे पुराने कस्टमर जरूर सपोर्ट करें। फोटो में एक चमकदार रेड बैनर लगा था जिस पर बड़े बड़े येलो लेटर्स में ये सब लिखा था। चौ त्योवी वर्कशॉप के एंट्रेंस के बिल्कुल सामने खड़ा था। उसने एकदम नया ब्लू प्रोटेक्टिव यूनिफॉर्म पहना हुआ था। वो इतनी जोर से मुस्कुरा रहा था कि उसकी मुस्कान आंखों को चुभ रही थी। मैं काफी देर तक उस फोटो को घूरता रहा। फिर मैंने फोन की स्क्रीन बंद कर दी। अगली सुबह 6 बजे मैं वर्कशॉप पहुंचा। मैंने रोलिंग शटर उठाया और टूल बॉक्स को पूरा खोल दिया। एक एक करके सारे टूल्स बाहर निकालने लगा। रेंच, सॉकेट सेट, टॉक रेंच, हेक्स कीज, ये वो सारे टूल्स थे जिन्हें मैंने 8 साल तक पैसे जोड़ जोड़कर खरीदा था। दोनों बड़े बॉक्सेस पूरे टूल से भर गए थे। मैंने क्लीनिंग क्लॉथ उठाया और हर टूल को बहुत ध्यान से साफ करना शुरू किया। मैं बहुत धीरे धीरे साफ कर रहा था। टॉक रेंच पर एक जगह रस्ट लगा हुआ था। ये 3 साल पुराना निशान था, जब मैंने एक फ्लड डैमेज्ड कार रिपेयर की थी। उस वक्त मैं इसे ड्राई करना भूल गया था, इसलिए ये रस्ट लग गया था। मैंने रस्ट रिमूवर की बोतल उठाई और 2 बार स्प्रे किया। फिर सैंड पेपर से धीरे धीरे रब किया। उसके बाद एक लेयर एंटी रस्ट ऑयल भी लगा दिया। टॉक रेंच साफ करने के बाद मैंने सारे टूल्स को एक एक करके अरेंज किया। छोटे से लेकर बड़े साइज तक सबको केयरफुली ऑर्डर में रखा। फिर उन्हें टूल बॉक्स के अंदर सही जगह पर रख दिया। मैं तीसरे रेंच को साफ ही कर रहा था कि चीली आ गई। वो डोर पर ही रुक गई। मुझे जमीन पर बैठकर टूल साफ करते देखकर वो कुछ सेकंड्स तक बस मुझे घूरती रही। बॉस, आज वर्कशॉप में कोई काम नहीं है क्या? एक भी कार नहीं? चीली ने अपना हैंडबैग रिसेप्शन काउंटर पर जोर से रख दिया। हार्डवेयर शॉप वाले लाओ ल्यू ने बताया कि कल वी के लोगों ने टाउन के एंट्रेंस पर एक के बाद एक फायर क्रैकर्स जलाए थे। ओपनिंग सेरेमनी बहुत ग्रैंड रखी थी। एंट्रेंस पर जो बैनर लगा है उस पर भी बड़े बड़े लेटर्स में 50% लेबर डिस्काउंट लिखा है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बड़ा स्पीकर भी रोड के बाहर लगा दिया है और बार बार अनाउंसमेंट कर रहे हैं। मेरे हाथ टूल साफ करते रहे। उसने हमारे हर कस्टमर को खुद फोन किया। उन्हें बहला फुसलाकर अपनी वर्कशॉप में कार रिपेयर करवाने के लिए बुला रहा है। रिपेयरिंग लेबर भी आधी करती है। हमारे कुछ पुराने कस्टमर्स भी ऑलरेडी वहां चले गए हैं। अरे बॉस, आपको टेंशन नहीं हो रही है? वो लोग हमारा बिजनेस पूरा लूट रहे हैं। मैंने चुपचाप अभी साफ किया हुआ चमकता रेंच टूल बॉक्स में रख दिया। फिर अगला रेंच उठाया। उसे लूटने दो। चीली हैरान रह गई। बॉस, आप क्यों कह रहे हैं कि उसे लूटने दो? अभी वो जितना ज्यादा प्राइस कट करेगा, बाद में उतनी ही जल्दी उसकी शॉप बंद होगी। लेबर चार्ज को 50% कम करके वो रेंट का पैसा कहां से लेगा? वो कुछ महीने भी नहीं टिक पाएगा। बॉस, आपकी बात सही है, लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं ये इंसल्ट बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं कर पा रही। आपने उस कमीने को पूरे 8 साल तक पाला पोसा। उसने आपके घर का खाया, आपके घर में रहा और आखिर में उसने आपके सारे कस्टमर्स छीन लिए और सामने ही वर्कशॉप खोलकर बैठ गया। चीली, जाकर अकाउंट्स चेक करो। देखो पिछले महीने वेयरहाउस में कितने स्पेयर पार्ट्स का स्टॉक बचा हुआ है। चीली कुछ सेकंड्स तक मुझे घूरती रही, फिर गुस्से में मुड़कर चली गई। दोपहर के 2 बजे मैंने दोनों टूल बॉक्सेस के सारे टूल्स को अच्छी तरह से साफ कर लिया। मैंने बॉक्सेस के लिड्स बंद किए, फिर उन्हें चुपचाप दीवार के कोने में पुश कर दिया और खड़े होकर एक बार स्ट्रेच किया। पूरा दिन बीत गया, एक भी कार वर्कशॉप में नहीं आई। तभी चीली रिसेप्शन से भागती हुई अंदर आई। बॉस, बॉस जल्दी बाहर आकर ये देखिए। मैं थोड़ा हेजिटेट करते हुए उसके पीछे वर्कशॉप के बाहर आ गया। टाउन के एंट्रेंस की तरफ से बार बार फायर क्रैकर्स की तेज आवाज आ रही थी। साथ में लाउड म्यूजिक भी बज रहा था। वो जगह यहां से 2 स्ट्रीट्स दूर थी, फिर भी सब कुछ बिल्कुल क्लियरली सुनाई दे रहा था। मैं हाथ बांधकर वर्कशॉप के बाहर खड़ा रहा, फिर बिना किसी इमोशन के उस तरफ देखा। त्योवे कार रिपेयर शॉप का चमकता हुआ रेड बैनर हवा में जोर जोर से लहरा रहा था। उसकी वर्कशॉप के बाहर कई कार्स लाइन में खड़ी थीं और कस्टमर्स लगातार अंदर बाहर आ जा रहे थे। क्या ये वही गाड़ी नहीं है जो मिस्टर जाओ की है?
हमारी रेगुलर कस्टमर? अभी पिछले महीने ही तो वो गियर बॉक्स ऑयल चेंज करवाने आए थे। मैं चुप रहा। वो व्हाइट यूलिंग कार भी देखो, वो ओल्ड ल्यू के घर की डिलीवरी कार है। बॉस, आप पिछले 3 साल से उसकी सर्विसिंग कर रहे हो। हर बार वो आपकी रिपेयरिंग स्किल्स की तारीफ करता था, लेकिन अब और मत देखो। शटर आधा गिरा दो। आज जल्दी शॉप बंद कर देते हैं। अभी शॉप बंद कर दे बॉस, अभी तो सिर्फ 4 बजी हैं। बंद कर दो। इतना कहकर मैं चुपचाप मुड़ गया और ऑफिस के अंदर चला गया। मैंने डोर बंद कर दिया। अंधेरा मेरे आसपास छा गया, लेकिन अब मेरा लाइट ऑन करने का भी मन नहीं था। मैं अंधेरे में बैठा रहा। 2 गली दूर से दूसरी तरफ का म्यूजिक अभी भी सुनाई दे रहा था, जिसमें पटाखों की आवाज और लोगों की हंसी मजाक भी मिली हुई थी। मेरा फोन फिर से लाइट अप हुआ। एक अननोन नंबर से मैसेज था। मास्टर, क्या आपने मेरी नई शॉप देखी? 50% डिस्काउंट पर रिपेयरिंग का काम काफी अच्छा चल रहा है। मास्टर की शॉप पर अब कोई गाड़ी रिपेयर करवाने आता भी है क्या? अगर शॉप अब और नहीं चल पा रही है तो मुझे बस एक बार बता देना, मैं आपको कुछ कस्टमर्स रेफर कर दूंगा। मैं उन मैसेजेस को बार बार देखता रहा, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं किया। मैंने मैसेज डिलीट कर दिया और फोन टेबल पर फेंक दिया। उस रात मैं घर नहीं गया। मैं शॉप के पुराने सोफे पर ही सो गया और अपनी वर्कशॉप वाली जैकेट को ओढ़ लिया। रात के बीच में मेरी एक बार आंख खुल गई। पूरी वर्कशॉप घने अंधेरे में डूबी हुई थी। 4 कार लिफ्ट्स वहां खड़ी थीं, बिल्कुल ऐसे जैसे 4 रोबोट्स के हाथ काट दिए गए हों। मैंने अपने बदन को सिकोड़ा और जैकेट को और कसकर लपेट लिया। अगली सुबह अभी पूरी तरह रोशनी भी नहीं हुई थी। मैं गली के कोने वाले ब्रेकफास्ट स्टॉल पर गया और सोए मिल्क और यूटियाओ खरीदा। बॉस चैन, कल आपका बड़ा स्टूडेंट मार्केट के एंट्रेंस पर खड़ा था। उसने एक बात बोली थी जो सीधा मेरे कान में पड़ी। उसने क्या कहा था? हाँ, याद आया। उसने कहा, मेरे मास्टर का रिपेयरिंग का तरीका तो 8 जमाने पुराना हो चुका है। अब कौन सा जमाना है जो अभी भी गाड़ी के नीचे घुसकर इधर उधर हाथ से रिपेयर करता है? बॉस चैन, आप उसकी बात का बुरा मत मानना। उसका मुंह कैसा है आप भी तो जानते ही हो। कोई बात नहीं। मैं सोए मिल्क और यूटियाओ लेकर वापस चल दिया। मैंने नजर उठाकर शाओवे की ऑटो रिपेयर शॉप की तरफ देखा। शॉप के सामने फोड़े गए पटाखों के टुकड़े हवा में इधर उधर उड़े पड़े थे। मैं बिना रुके सीधा अपनी शॉप की तरफ चलता रहा। शॉप के बाहर वाली सीढ़ी पर धड़ से बैठ गया और एक ही सांस में पूरा सोए मिल्क पी गया। यूटियाओ खत्म करने के बाद मैं खड़ा हुआ। मैंने कॉर्नर में रखे उन दोनों टूल बॉक्सेस को खींचकर बाहर निकाल लिया, जिन्हें मैं पूरा एक दिन बैठकर साफ कर रहा था। मैंने फिर से हर एक टूल को एक एक करके बाहर निकाला और उन चमकते हुए टूल्स को ध्यान से देखने लगा। उसके बाद मैंने कॉर्नर में पड़ी एक पुरानी प्लाईवुड की शीट निकाली। मैंने उस पर जल्दी जल्दी कुछ लाइंस लिख दी। मुश्किल से मुश्किल कार प्रॉब्लम्स का स्पेशलिस्ट। जो गाड़ी दूसरी शॉप्स रिपेयर नहीं कर पाती, उसे यहां ले आओ। ये तुम क्या बकवास लिख रहे हो? साइन बोर्ड है। कौन सा साइन बोर्ड? नया साइन बोर्ड। नया साइन बोर्ड लगाए हुए दूसरा दिन हो गया, लेकिन उससे एक भी कस्टमर मेरी शॉप पर नहीं आया। आखिर तुमने इस बोर्ड पर यह सब लिखा ही क्यों है? मुश्किल से मुश्किल कार प्रॉब्लम्स का स्पेशलिस्ट। इस पर कौन भरोसा करेगा? लोग तुम्हारी शॉप देखेंगे तो एक भी गाड़ी खड़ी नहीं है, फिर कौन अपनी गाड़ी तुमसे रिपेयर करवाएगा? मैं उस आदमी को जवाब देने की भी जरूरत नहीं समझा। मैं बस शॉप के बाहर कुर्सी पर चुपचाप बैठा रहा और अपनी पुरानी नोटबुक पलटने लगा। ये नोटबुक मेरे साथ पूरे 8 साल से थी। उसका लेदर कवर जगह जगह से घिसकर उतर चुका था। कॉर्नर्स भी पूरी तरह मुरझा गए थे, लेकिन अंदर हर पेज पर बहुत सारी राइटिंग थी। मैंने हर मॉडल की कॉमन प्रॉब्लम्स और उन्हें डायग्नोज करके रिपेयर करने के तरीके को बहुत केयरफुली नोट किया हुआ था। सुबह 9:30 बजे के आसपास आचियांग वहां से गुजरा। वो शॉप के बाहर कुछ देर खड़ा रहा और अपना सर खुजाने लगा। मास्टर, मैं अपना टूल बॉक्स लेने आया हूं। कॉर्नर में पीछे रखा है। खुद जाकर ले लो। आचियांग चुपचाप अंदर चला गया। उसके कदम बहुत धीमे और संभल कर पड़ रहे थे। वो कॉर्नर में गया और अपना टूल बॉक्स उठा लिया। मेरे पास से गुजरते वक्त वो एक पल के लिए रुक गया। मास्टर, ब्रदर वी ने कहा है अगर आप उनकी शॉप पर आ जाओ तो वो आपको हेड मैकेनिक बना देंगे। सैलरी भी अभी से ज्यादा होगी। मुझे नहीं चाहिए। मास्टर, आचियांग, अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मुझे समझाने की कोशिश मत करना। उसी दोपहर दाल यू भी आ गया। मास्टर, मैं अपना सामान लेने आया हूं, ले जाओ। वो अंदर गया, ड्रॉअर खोला और अपने कुछ कॉमनली यूज्ड स्पैनर्स और एक टॉक रेंच निकाल लिया।
रिसेप्शन डेस्क पर खड़ी सिस्टर ली दालियों को टूल्स बैग में रखते हुए देखती रही। उसने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए और कुछ नहीं कहा, लेकिन आखिर में वो खुद को रोक नहीं पाई। बॉस, आपको बुरा नहीं लग रहा? किस बात का बुरा? एक एक करके सब चले जा रहे हैं। आपने इन सबको इतने सालों तक ट्रेन किया, एक बार जाने का डिसाइड किया और बस चले गए। जो बाद में गया वो पहले वाले से भी ज्यादा रूथलेस था, एक प्रॉपर गुड बाय तक नहीं बोला। उनके पैर हैं, जहां जाना है जाने दो। तो आप उनसे बात कीजिए ना, उन्हें एक बार डांट दीजिए, वो भी चलेगा। कम से कम उन्हें पता तो चले कि आप उनसे गुस्सा हैं। डांटने से क्या फायदा? जब उन्होंने ये डिसीजन लिया था तभी से वो सब कुछ अच्छी तरह प्लान कर चुके थे। उसे पहले से पता था कि मुझे गुस्सा आएगा, चाहे मैं उन्हें गाली दूं या ना दूं, वो फिर भी चले ही जाते। सिस्टर ली कुछ कहने के लिए मुंह खोलने वाली थी, लेकिन फिर मुड़कर रिसेप्शन काउंटर के पीछे चली गई। मैं शॉप के बाहर बैठा था। ग्रे टाइल्स वाली फ्लोर पर एक क्रैक पड़ा था। ये क्रैक 1 साल पहले पड़ा था, जब मैं इंजन निकाल रहा था और सिलेंडर ब्लॉक हाथ से गिरकर फ्लोर पर जा लगा था। मैंने आंखें बंद की और उस वक्त को याद करने लगा जब वो सिर्फ 16 साल का था। जिस साल वो पहली बार शॉप पर आया था, उसका बदन बहुत पतला और छोटा था। उसने कहा था, मैं पढ़ना नहीं चाहता, मैं आपके साथ रहकर कोई स्किल सीखना चाहता हूं। ठीक है, इसे मेरे साथ रहने दो। पहले दिन मैंने उसे एक स्पैनर लाने को कहा। उसे 10 और 12 के बीच का डिफरेंस भी नहीं पता था। 3 बार गलत स्पैनर लेकर आया। मैंने उसे बिल्कुल नहीं डांटा, बस पेशेंटली उसे एक एक करके सब आइडेंटिफाई करना सिखाया। 1 हफ्ते बाद उसने इंजन ऑयल चेंज करना सीख लिया। 1 महीने बाद वो खुद टायर्स निकाल और लगा सकता था। जो पहला इंजन मैंने उसे डिसमेंटल और असेंबल करना सिखाया, वो एक पुरानी जेटा का इंजन था। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे कैम गियर की एग्जैक्ट पोजीशन सेट करना सिखाया। उसके हाथ बहुत छोटे थे, वो टॉर्क रेंज को पूरी तरह पकड़ भी नहीं पाता था। इसीलिए मैंने एंटी स्लिप टेप निकाली और रेंच के हैंडल पर कुछ लेयर्स लपेट दी ताकि उसे पकड़ने में आसानी हो। उस जेटा के इंजन को हम दोनों ने खोलने और दोबारा असेंबल करने में पूरे 3 दिन लगा दिए। जिस दिन इंजन कंप्लीट हुआ, उसका पूरा चेहरा इंजन ऑयल से काला हो गया था, लेकिन फिर भी वो ऐसे स्माइल कर रहा था जैसे उसने कोई खजाना पा लिया हो। मास्टर, मैंने कर लिया। बेटा, अभी आगे का रास्ता बहुत लंबा है। पूरे 8 साल। जब वो टॉर्क रेंज तक ठीक से पकड़ नहीं पाता था, तब से लेकर आज तक, जब वो अकेला पूरा इंजन ओवरहॉल कर सकता था। जब वो गलत स्पैनर लेकर आता था, तब से लेकर आज तक, जब सिर्फ इंजन की आवाज सुनकर ही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेता था। पूरे 8 सालों तक मैंने अपनी हर नॉलेज उसे सिखा दी। मैंने उसे सिर्फ कार्स रिपेयर करना नहीं सिखाया, मैंने उसे कस्टमर्स से बात करना, प्राइस एस्टिमेट देना और ये जज करना भी सिखाया कि किसी कार को रिपेयर करना वर्थ इट है या नहीं। लेकिन जब वो शॉप छोड़कर गया तो मेरे कस्टमर रिकॉर्ड्स की पूरी फाइल भी चुरा ले गया। मैंने आंखें खोल दी। बाहर टाइल्स पर अभी भी सनलाइट पड़ रही थी, वो क्रैक अभी भी वहीं था, लेकिन मेरे सामने अब कोई स्पैनर पकड़कर खड़ा नहीं था। शाम को शॉप बंद करने का टाइम होने वाला था, तब एक मिडिल एज्ड आदमी चश्मा पहने शॉप के बाहर खड़ा था। उसने नए साइन बोर्ड को कुछ बार देखा, फिर अंदर शॉप में झांकने लगा। कुछ देर हेजिटेट करने के बाद वो अंदर आ गया। मैं खड़ा हो गया। अंकल, कार रिपेयर करवानी है? उसने मुझे हेड टू टो देखा। तुम ओनर हो? जी, मैं ही हूं। सुना है तुम्हारी शॉप डिफिकल्ट कार प्रॉब्लम्स की स्पेशलिस्ट है, सच में या बस मजाक है? सच है। मेरी कार 3 जगह रिपेयर हो चुकी है, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुई। तुम देखना चाहोगे? कौन सी कार है अंकल? पुरानी टोयोटा क्राउन 2000 मॉडल, 3 लाख किलोमीटर चल चुकी है। आइडलिंग पर कार बहुत ज्यादा वाइब्रेट करती है और एक्सेलरेटर दबाने पर पिकअप बिल्कुल वीक है। टाउन के मैकेनिक्स कह रहे हैं कि इंजन खोलकर दोबारा रीबिल्ड करना पड़ेगा। एस्टिमेट लगभग 40 से 50 हजार युआन का आ रहा है। मैं इतने पैसे खर्च नहीं करना चाहता। अगर तुम इसे रिपेयर कर सकते हो और प्राइस रीजनेबल हुआ तो मैं रिपेयर करवाऊंगा। मैंने वॉल पर लटकी अपनी पुरानी नोटबुक उतार ली, कुछ पेजेस पलटे। 2000 टोयोटा क्राउन JZS 155 मॉडल, 3.0 लीटर इंजन, इनलाइन 6 सिलेंडर। आइडलिंग पर वाइब्रेशन का मतलब हाई चांस है कि इग्निशन कॉइल्स पुराने हो चुके हैं और स्पार्क प्लग वायर्स में लीकेज हो रहा है। तुम्हें गार्ड देखे बिना ही पता चल गया? जरूरत नहीं, इस प्रॉब्लम को मैं बहुत बार रिपेयर कर चुका हूं। तो चलो मेरी कार देख लो। मैंने वॉल पर लटका हुआ अपना वर्क यूनिफॉर्म उठाया और उस पर लगी डस्ट झाड़ दी। कार कहाँ है अंकल? मैं उस चश्मे वाले आदमी के साथ रोड के दूसरी तरफ चला गया। वहां वो पुरानी क्राउन खड़ी थी,
बॉडी सिल्वर ग्रे कलर की थी। पेंट की शाइन काफी कम हो चुकी थी, लेकिन कार की बॉडी लाइंस अभी भी बहुत अच्छी कंडीशन में थी। 2000 मॉडल JZS 155 3.0 लीटर इंजन इनलाइन 6 सिलेंडर। जब ये कार नई थी तब इसका प्राइस 4 लाख युआन से भी ज्यादा था। अब यूज्ड कार मार्केट में शायद इसकी वैल्यू बस 10-20,000 युआन के आसपास होगी। लेकिन इस कार का एक एडवांटेज था, अगर इसका मेंटेनेंस अच्छे से किया जाए तो ये और 10 साल तक भी आसानी से चल सकती थी। मैंने जल्दी से बोनट नहीं खोला। पहले मैं कार के अराउंड एक राउंड लगाकर एग्जॉस्ट स्मोक का कलर चेक करने लगा। स्मोक हल्का व्हाइट ग्रे था, ना ब्लू स्मोक था ना ब्लैक स्मोक। फिर मैं नीचे बैठकर कार के अंडर साइड को देखा। कहीं भी ऑयल लीकेज का कोई क्लियर साइन नहीं था। जब आप कार लेकर यहां आए तब आइडलिंग स्मूथ थी? नहीं। रेड लाइट पर रुकते ही कार बहुत जोर से वाइब्रेट करती है, स्टीयरिंग व्हील भी साथ में हिलता है। एक्सेलरेशन के वक्त क्या होता है? एक्सेलरेटर दबाने पर रिस्पॉन्स बहुत स्लो होता है, पिकअप बिल्कुल वीक फील होता है। लेकिन जब स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर से ऊपर चली जाती है तब प्रॉब्लम कम हो जाती है। मैंने सर हिला दिया। बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने सोचा था। लो स्पीड पर इग्निशन करंट सफिशिएंट नहीं मिल रहा था। हाई स्पीड पर इग्निशन सिस्टम का लोड कम हो जाता है, इसलिए प्रॉब्लम उतनी क्लियरली फील नहीं होती। ये टिपिकल एजिंग इग्निशन कॉइल की प्रॉब्लम थी। मैंने बोनेट खोला और इंजन के राइट साइड में लगे इग्निशन कॉइल्स की तरफ इशारा किया। इसमें टोटल 6 इग्निशन कॉइल्स हैं। ओरिजिनल कंपनी वाले एक्सपेंसिव हैं और आफ्टर मार्केट वाले लगभग आधी प्राइस में मिल जाते हैं। आप कौन सा लेना चाहेंगे? आपको क्या लगता है, ये जेन्युइन कंपनी वाला पार्ट कम से कम 80 से 1 लाख किलोमीटर तक चल जाएगा। आफ्टर मार्केट वाला कभी कभी 2 साल में ही खराब हो जाता है। दोनों में कुछ 100 युआन का डिफरेंस है और अगर इसे 8 साल में डिवाइड करो तो क्या ही फर्क पड़ता है। आप सच में ईमानदारी से काम करते हो। पिछली कुछ शॉप्स में जाते ही मैकेनिक बोल देते थे कि इंजन को बाहर निकालना पड़ेगा। उनका स्टार्टिंग प्राइस ही 3-4 हजार युआन से होता था और उन्हें खुद भी गारंटी नहीं होती थी कि गाड़ी ठीक होगी या नहीं। लेकिन आपने तो मुंह खोलते ही सीधा बोल दिया कि प्रॉब्लम इग्निशन कॉइल में है। अभी तक प्राइस भी नहीं बताया और वो लोग इंजन खोलने की बात कर रहे थे। वो लोग आपको बेवकूफ बना रहे थे। आपकी इस कार के इंजन में असल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इग्निशन सिस्टम पुराना होकर खराब हो गया है। एक नया सेट इग्निशन कॉइल्स और प्लग वायर्स लगा दो, गाड़ी बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। कितने पैसे लगेंगे? ओरिजिनल कंपनी के इग्निशन कॉइल्स 1200 युआन भी हैं, आफ्टर मार्केट वाले 600 के और ओरिजिनल प्लग वायर्स 300 युआन के हैं। आप खुद डिसाइड कर लीजिए। ओरिजिनल ही लगाओ, पूरा ओरिजिनल कंपनी का माल ही यूज करना। ठीक है, गाड़ी यहीं छोड़ दीजिए, कल शाम को आकर ले जाइएगा। वो आदमी मुझे कार की कीज देकर बाहर निकल गया, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद अचानक पलटकर मेरी तरफ देखने लगा। बॉस, आपको डर नहीं लगता कि मैं गाड़ी यहां छोड़कर चला जाऊं और आप इसे खोलते खोलते डैमेज कर दो? अगर खोलते वक्त डैमेज हो गया तो मैं आपको बिल्कुल इसी मॉडल की एक नई गाड़ी दे दूंगा। वो आदमी बस हल्का सा मुस्कुराया और वहां से चला गया। मैं झुककर ड्राइवर सीट में जाने ही वाला था कि अचानक मेरी नजर सामने की तरफ पड़ी। कोई मुझे घूर रहा था। मैं सीधा खड़ा हुआ और उस तरफ देखा। चाओ चोवी अपनी शॉप के सामने खड़ा था। उसने दोनों हाथ सीने पर बांधे हुए थे और सीधा मेरी तरफ देख रहा था। बीच में पूरी एक रोड थी, इसलिए मैं उसका चेहरा क्लियरली नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसके खड़े होने के तरीके से इतना पक्का था कि उसने सब कुछ देख लिया था। उसने उस चश्मे वाले आदमी को मुझे कार की कीज देते हुए देख लिया था। मैं क्राउन की ड्राइवर सीट पर बैठा, गाड़ी को शॉप के सामने रिपेयर वाले स्पॉट पर लेकर आया और बोनट खोल दिया। मैंने 6 इग्निशन कॉइल्स निकालना शुरू किया। जब तीसरा कॉइल निकाल रहा था तब बाहर से एक आदमी शॉप के अंदर आ गया। वो पास वाली हार्डवेयर शॉप का बुढ़ा ल्यू था। वो मेरे पास खड़ा होकर थोड़ी देर तक सब देखता रहा, फिर बोला, अरे चंद, तुम्हारी शॉप पर अभी भी कोई गाड़ी रिपेयर करवाने आता है? हाँ। ये क्राउन वाली गाड़ी है? हाँ, तो जरा संभल कर काम करना। तुम्हारा वो स्टूडेंट हर जगह जाकर बोल रहा है कि तुम्हारी शॉप अब बंद होने वाली है। वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है कि तुम अभी तक डायग्नोस्टिक मशीन भी ठीक से यूज नहीं कर पाते। उसने अभी सोशल मीडिया पर एक स्टेटस भी डाला है। बूढ़े लियो ने फोन निकाला, कुछ देर स्क्रॉल किया और सीधा मेरे सामने कर दिया। स्क्रीन पर एक पोस्ट थी। चाओ च्यू वी ने लिखा था, हम डिफिकल्ट केसेस के स्पेशलिस्ट हैं। पोस्ट में मेरी तरफ इशारा करते हुए लिखा था कि मैं तो डायग्नोस्टिक स्कैनर तक यूज करना नहीं जानता, फिर भी डिफिकल्ट केसेस का स्पेशलिस्ट बनने चला हूं। उसकी 10 साल पुरानी रिपेयरिंग स्किल्स शायद तब काम आती होंगी, लेकिन आज के जमाने में कौन अभी भी हाथ से इंजन की प्रॉब्लम चेक करता है। नीचे मेरी शॉप के सामने लगे प्लाईवुड के बोर्ड की एक क्लोजअप फोटो भी लगी थी। फोटो जानबूझकर छुप कर ली गई थी। उसके नीचे एक उड़ंग ने लाइक किया था और डायल यू ने लाफिंग फेस वाला इमोजी कमेंट किया था। मैंने फोन वापस बूढ़े ल्यू को दे दिया। उससे जो करना है करने दो। आपको गुस्सा नहीं आ रहा? गुस्सा करने से क्या सॉल्व होगा?
उसने इतनी बातें इसलिए बोली हैं क्योंकि अंदर से वो खुद डर रहा है। डर किस बात का? उसे डर है कि कहीं मैं सच में उस प्राडो को आसानी से ठीक ना कर दूं। बूढ़ा लियू और कुछ नहीं बोला। वो कुछ देर और वहां खड़ा रहा, फिर मुड़कर बाहर चला गया। दोपहर तक मैंने सारे 6 इग्निशन कॉइल्स निकाल दिए। जब उन्हें ध्यान से चेक किया तो उनमें से 3 में क्लियरली क्रैक्स पड़ चुके थे। हाई वोल्टेज करंट उन्हीं क्रैक्स के थ्रू लीक हो रहा था और इंजन ब्लॉक पर पीले रंग के जले हुए इलेक्ट्रिकल मार्क्स छोड़ रहा था। बाकी 2 कॉइल्स में क्रैक्स तो नहीं थे, लेकिन उनकी रबर सील्स बिल्कुल हार्ड हो चुकी थी और सीलिंग का काम भी ठीक से नहीं कर रही थी। यही वही प्रॉब्लम थी जिसके लिए लोग कह रहे थे कि कार को 3 गैराजेस में ले जाने के बाद भी कोई मैकेनिक इसे ठीक नहीं कर पाया। तीनों गैराज वाले इंजन के अंदर ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स ढूंढने में लगे रहे। किसी ने सबसे सिंपल चीज यानी इग्निशन सिस्टम को पहले चेक करने की जरूरत ही नहीं समझी। मैंने नए इग्निशन कॉइल्स और प्लग वायर्स निकाले और उन्हें रिप्लेस कर दिया। सब कुछ प्रॉपरली असेंबल करने के बाद मैंने कार स्टार्ट की। एक ही बार में इंजन स्टार्ट हो गया। आइडल पर इंजन इतना स्मूथली चल रहा था कि लग रहा था जैसे कार स्टार्ट ही नहीं हुई हो। मैं थोड़ी देर ड्राइवर सीट पर ही बैठा रहा और कार को फील करता रहा। स्टीयरिंग व्हील का वाइब्रेशन बिल्कुल खत्म हो चुका था। एक्सेलरेटर दबाने पर रिस्पॉन्स भी काफी स्मूथ और पावरफुल लग रहा था। लेकिन मैंने इंजन तुरंत बंद नहीं किया। मैं बस कार में बैठा रहा और इंजन को और 10-15 मिनट चलने दिया। जब कूलेंट टेम्परेचर नॉर्मल कंफर्म हो गया, इंजन का आइडल स्टेबल रहा और चेक लाइट में भी कोई एरर नहीं आया, तब जाकर मैंने इंजन बंद किया। मैं कार से बाहर निकला तो चीली पास में खड़ी मुझे देख रही थी। हो गया, बस इतना ही सिंपल था। इसी को टेक्निक कहते हैं। जो जानता है उसके लिए तो ये बिल्कुल कैंडी खाने जितना ईजी है। जो लोग नहीं जानते उन्हें लगता है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगले दिन दोपहर के शुरू में वही चश्मे वाले भाई बिल्कुल टाइम पर आ गए। जैसे ही वो ड्राइवर सीट पर बैठे और की घुमाकर इंजन स्टार्ट किया, उनके चेहरे का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। पहले वो थोड़ा हैरान हुए, फिर धीरे से स्टीयरिंग को कुछ बार लेफ्ट राइट घुमाया। कार को फील करते हुए वो खुशी से बोल पड़े, अब बिल्कुल ठीक हो गई, प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व हो गई। तुम्हारा नाम क्या है? मैं चंडायहा हूं। अगर आपको अभी भी भरोसा नहीं है तो कार रोड पर ले जाकर एक राउंड टेस्ट ड्राइव ले लीजिए। वो कार लेकर सच में एक राउंड टेस्ट ड्राइव पर निकल गए। 10 मिनट बाद वो वापस आए। कार से नीचे उतरते वक्त उनके चेहरे पर फूल जैसी खिली हुई स्माइल थी। उनकी स्माइल में सरप्राइज भी था और ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे उन्हें कोई बहुत बड़ा बार्गेन मिल गया हो। तुम तो सच में एक्सपर्ट निकले। मैं पहले ही 4 अलग अलग गैराजेस में दिखा चुका हूं। किसी ने कहा इंजन खोलकर कंप्लीट ओवरहॉल करवाना पड़ेगा, तो किसी ने मुझे कार बेचकर नई कार लेने की सलाह दे दी। लेकिन तुमने सिर्फ 1500 युआन में मेरी कार बिल्कुल ठीक कर दी। अब घर में गाड़ी की कोई भी प्रॉब्लम होगी, मैं सीधा तुम्हारे पास ही लेकर आऊंगा। मैं तुम्हारा प्रमोशन भी करूंगा। चलो वी-चैट पर फ्रेंड्स बन जाते हैं। मैं तुम्हें इन कुछ ग्रुप्स ऐड कर देता हूं। मेरे ऑफिस में भी कुछ लोग हैं जो इसी टाइप की पुरानी कार्स चलाते हैं। तुम जैसे स्किल्ड मैकेनिक को ढूंढना बहुत मुश्किल है। बहुत बाद में मुझे पता चला कि वो चश्मे वाले भाई असल में काउंटी के नंबर 1 हाई स्कूल के रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल थे। उनका सरनेम ऊन था। उन्होंने तुरंत ग्रुप में मैसेज भेजकर सबको एक एक्सपर्ट मैकेनिक रेकमेंड किया। टाउन के बाहर चंडायहा नाम का एक मैकेनिक है। ये पुरानी कार्स को रिपेयर करने में स्पेशलिस्ट है। इसकी रिपेयरिंग स्किल्स बहुत स्ट्रांग है और चार्जेस भी बिल्कुल रीजनेबल है। उस रात मेरे फोन पर लगातार मैसेजेस और कॉल्स आते रहे। रात के 11 बजे तक फोन वाइब्रेट करता रहा। चीली मेरे पास बैठी सब देख रही थी। उनका मुंह खुला का खुला रह गया और आंखें सरप्राइज से बड़ी हो गईं। बॉस, आपने सिर्फ एक कार रिपेयर करके जितना रिजल्ट दिया है वो 10 एडवर्टाइजमेंट चलाने से भी नहीं मिलता। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बस चेयर पर आराम से बैठा रहा, एक एक करके फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता रहा और हर मैसेज का पेशेंटली रिप्लाई करता रहा। और दूसरी तरफ चाओचो वी की गराज शाम के सिर्फ 5 बजे ही जोर से शटर बंद करके बंद हो गई थी। चीली ने मुझे बताया कि वो सब्जी खरीदने जाते वक्त उधर से गुजरी थी और उसने देखा था। रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल का वो सोशल मीडिया पोस्ट अपलोड होने के बाद अगले दिन सुबह मेरी शॉप के सामने ही 3 कारें खड़ी थीं। पहली कार एक पुरानी सांटाना थी जो 2005 में मैन्युफैक्चर हुई थी और 2 लाख किलोमीटर से ज्यादा चल चुकी थी। कार का ओनर 50 साल से ऊपर का एक आदमी था। उसने बताया कि कार चलाते वक्त नीचे से खटखट और खड़खड़ की आवाज आती है। वो पहले ही 2 शॉप्स पर कार दिखा चुका था और दोनों जगहों मैकेनिक्स ने कहा था कि पूरा ए-आर्म असेंबली रिप्लेस करना पड़ेगा। दोनों शॉप्स ने 1000 युआन से ज्यादा का एस्टिमेट दिया था। मैं नीचे बैठ गया, फ्लैश लाइट से पूरे अंडरबॉडी को चेक किया और फिर एक प्राय बार लेकर कुछ जगहों को चेक किया। पूरा असेंबली रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ए-आर्म का रबर बुशिंग पुराना होकर खराब हो गया है, बस उसे रिप्लेस करना होगा। 120 युआन, ठीक है, अभी कर दो। आज से मेरी कार की रिपेयरिंग मैं सिर्फ तुम्हारे पास ही करवाऊंगा। सिर्फ 40 मिनट में दोनों रबर बुशिंग्स रिप्लेस हो गए। मैंने वेट किया जब तक वो कार लेकर रोड पर टेस्ट ड्राइव करके नहीं आए।
कार के नीचे से आवाज बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। वो कार साइड में पार्क करके मेरे पास आए। मैं नीचे बैठकर अभी अभी निकाले हुए पुराने रबर बुशिंग्स को देखने लगा। रबर पूरी तरह क्रैक से भर चुका था और उसके छोटे छोटे पीसेस जमीन पर बिखर रहे थे। सच में कितना बेकार पार्ट था। पिछली दोनों शॉप्स ने मुझसे 1000 युआन से ज्यादा मांगे थे। दूसरी कार एक पुरानी ब्यूइक रीगल थी जो 2008 में मैन्युफैक्चर हुई थी। उसका एसी ठंडा नहीं कर रहा था। गर्मी में कार चलाना बिल्कुल सौना में बैठने जैसा हो गया था। पिछले साल एक बार एसी गैस भी भरवाई थी, लेकिन 2 महीने भी नहीं हुए थे कि फिर से कूलिंग खत्म हो गई। बस थोड़ा वेल्डिंग का काम करना पड़ेगा, वेल्डिंग के बाद एसी गैस भर देंगे, टोटल 300 युआन। वो आदमी वहीं खड़ा मुझे देख रहा था। मैंने एसी सिस्टम के 2 छोटे होल्स वेल्ड किए, वेल्डिंग कंप्लीट होने के बाद वैक्यूम कराया और फिर एसी गैस भर दी। भाई तुम पागल हो क्या? लोग इस काम के 2800 युआन चार्ज कर रहे हैं और तुम सिर्फ 300 युआन ले रहे हो। एसी का कंडेंसर खराब थोड़ी हुआ है, सिर्फ 2 छोटे होल्स हैं। पूरा नया पार्ट लगवाना बेकार में पैसे खर्च करना होगा। तीसरी कार एक पुरानी टोयोटा RAV4 थी। उसकी ओनर 30 ईयर्स से थोड़ी ज्यादा उम्र की एक वुमन थी। इंजन वार्निंग लाइट ब्राइटली ऑन थी। वो टाउन की दूसरी शॉप पर कार चेक करवा चुकी थी। वहां मैकेनिक्स ने कहा था कि पूरा ऑक्सीजन सेंसर असेंबली रिप्लेस करना पड़ेगा। उन्होंने 1000 युआन का एस्टिमेट दिया था। उसे प्राइस बहुत ज्यादा लगा, इसलिए उसने कार रिपेयर नहीं करवाई। मैंने डायग्नोस्टिक स्कैनर से कार को एक बार स्कैन किया। स्कैनर में फ्रंट ऑक्सीजन सेंसर के सिग्नल वोल्टेज में एबनॉर्मल रीडिंग आ रही थी। मैं कार के नीचे गया और ऑक्सीजन सेंसर की वायरिंग हार्नेस चेक की और बिल्कुल वही निकला जैसा मैंने सोचा था। वायरिंग हार्नेस को चूहे ने काट दिया था। 2 वायर्स कंप्लीटली कट थी। मैंने दोनों वायर्स जोड़ दी हैं, बस काम हो गया। 50 युआन। सिर्फ 50? हाँ, सिर्फ 50, क्योंकि आपका ऑक्सीजन सेंसर खुद बिल्कुल ठीक है। सिर्फ उसकी वायरिंग चूहे ने काट दी थी। जब वो वुमन कार लेकर जा रही थी तो उसने विंडो से सिर बाहर निकाला और मुझे आवाज दी, मैकेनिक भाई, आजकल आप जैसे ईमानदारी से काम करने वाले मैकेनिक्स बहुत रेयर हैं। उस दोपहर चीली रिसेप्शन पर बैठकर इतने फोन कॉल्स अटेंड कर रही थीं कि उनके हाथ तक थक गए थे। सारे कॉल्स रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल और रिटायर्ड टीचर्स एसोसिएशन के कुछ अंकल आंटीज के थे। मैं हर कार के नीचे घुसकर एक एक करके रिपेयर करता रहा। सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक लगातार काम करता रहा। जब सामान समेटकर शॉप बंद करने का टाइम हुआ, चीली ने मुझे अकाउंट्स की बुक दे दी। मैंने खोलकर देखा, आज की टोटल रेवेन्यू 860 युआन थी। अगर इसे उस वक्त से कंपेयर करें जब मेरे पास 4 अप्रेंटिसेस हुआ करते थे तो ये अमाउंट काफी कम था। पहले हम रोज लगातार 4 कारें रिपेयर करते थे। इसके अलावा मेंटेनेंस और छोटे मोटे रिपेयर्स भी होते थे। तब डेली रेवेन्यू लगभग 2000 युआन तक पहुंच जाती थी। लेकिन आज जो 3 कारें रिपेयर हुई थी उनमें प्रॉफिट मार्जिन काफी हाई था। लेबर कॉस्ट बिल्कुल नहीं थी। पार्ट्स का पैसा भी जितना एक्चुअल लगा उतना ही चार्ज किया। और अब किसी को फेक पार्टनरशिप शेयर भी नहीं देना पड़ रहा था। हिसाब लगाने पर देखा तो एक्चुअल प्रॉफिट पुराने टाइम से ज्यादा अलग नहीं था। कल शायद कस्टमर्स और भी ज्यादा होंगे। आपको कैसे पता? क्योंकि आज जिन 3 कार्स को मैंने रिपेयर किया है उनके ओनर्स घर जाकर अपने ग्रुप्स में मेरी शॉप का प्रमोशन जरूर करेंगे। उसी रात मेरा फोन फिर से लगातार वाइब्रेट होने लगा। सबसे पहले संटाना वाले अंकल ने टाउन के कार लवर्स के ग्रुप में मैसेज भेजा। सब लोगों के लिए एक बहुत ही ईमानदार और स्किल्ड मैकेनिक रेकमेंड करना है। त्रन डाई हा पिछले 8 साल से टाउन के ईस्टर्न साइड में अपनी रिपेयर शॉप चला रहे हैं। सच कहूं तो मुझे पहले कभी नहीं पता था कि उनकी रिपेयरिंग स्किल्स इतनी जबरदस्त हैं। आज मैं उनके पास कार रिपेयर करवाने गया था। उन्होंने जो प्राइस बताया वो दूसरी शॉप्स के कंपैरिजन में बहुत ही कम था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कार को एकदम प्रॉपर्ली रिपेयर किया। उसके बाद किसी ने कमेंट किया, मैंने भी इस मैकेनिक का नाम सुना है। क्या ये वही मैकेनिक हैं जिनके अप्रेंटिस ने टाउन के एंट्रेंस पर अपनी शॉप खोली है? संटाना वाले ओनर ने रिप्लाई किया, उस अप्रेंटिस का नाम मत लो। उसकी रिपेयरिंग स्किल्स बिल्कुल खास नहीं है और लेबर चार्जेस भी काफी ज्यादा हैं। जब मैंने ये मैसेज पढ़ा तब मैं वर्कशॉप में अपने टूल समेट रहा था। मैंने फोन टूल बॉक्स के ऊपर रख दिया और कोई रिप्लाई नहीं किया। अगले कुछ दिनों में वर्कशॉप में आने वाली कार्स की संख्या लगातार बढ़ती गई। कभी किसी रिटायर्ड टीचर की कार आती, कभी किसी पुराने टैक्सी ड्राइवर की, तो कभी किसी गवर्नमेंट ऑफिस की कार्स। ज्यादातर कार 7-8 साल या उससे भी ज्यादा पुरानी होती थीं। दूसरी रिपेयर शॉप्स की नजर में ये कार्स ऑलमोस्ट बेकार थीं। इन्हें रिपेयर करने में टाइम बहुत लगता था, लेकिन अर्निंग ज्यादा नहीं होती थी और ये गारंटी भी नहीं होती थी कि कार प्रॉपरली रिपेयर हो पाएगी। कुछ शॉप्स तो सीधा बोल देती थी, ये कार बहुत पुरानी और खराब हो चुकी है, इसके स्पेयर पार्ट्स मिलना भी मुश्किल है, इससे बेहतर है आप नई कार ले लीजिए। लेकिन मेरी शॉप में यही पुरानी कार्स मेरी स्पेशलिटी थी। पिछले 8 सालों में मेरी शॉप पर आने वाली कार्स में से 60% से ज्यादा ऐसी ही 10 साल से पुरानी कार्स थीं। हर मॉडल की कॉमन प्रॉब्लम्स, उनकी क्रॉनिक फॉल्ट्स, कौन से पार्ट्स जल्दी खराब होते हैं और उन्हें रिपेयर करने के शॉर्टकट्स, सब कुछ मेरे दिमाग में पहले से स्टोर था। 1 हफ्ता बीत गया, वर्कशॉप एक दिन के लिए भी खाली नहीं हुई।
ऐसा नहीं था कि कस्टमर्स की बहुत लंबी लाइन लगती थी, लेकिन हर दिन कम से कम 3-4 कार्स रिपेयर के लिए वेट करती थीं। रिसेप्शन पर अकेली चीली इतनी बिजी हो गईं कि उनका हाल बुरा हो गया। आखिर में उन्हें कीज को अलग अलग कलर्स के हिसाब से सॉर्ट करके वॉल पर लगाना पड़ा। दिन में वॉल पर कीज की संख्या बढ़ती जाती। शाम को एक एक करके कार्स वर्कशॉप से निकलती जाती और उनकी कीज भी वॉल से उतरती जाती। रात होने तक वॉल फिर से बिल्कुल खाली हो जाती। सैटरडे की लेट नाइट में वर्कशॉप के बाहर स्क्वाट करके एक पुरानी फूखांग कार के नीचे के बोल्ट्स खुल रहा था। तब मेरी नजर टाउन के एंट्रेंस की तरफ गई। एक व्हाइट कार रोड के साइड में रुक गई। कार चो त्याओवी की वर्कशॉप में नहीं गई, वो सीधा मुड़कर मेरी तरफ आई और मेरी वर्कशॉप के बिल्कुल सामने आकर रुक गई। विंडो नीचे हुई और अंदर से एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। वो लाओ हुआंग था, जो कभी इसी टाउन में टैक्सी चलाता था। उसने आवाज लगाई, बॉस तरण, मेरी कार आजकल बार बार झटके दे रही है, जरा चेक करके देखोगे? पहले तो आप उस दूसरी शॉप पर ही रिपेयर करवाते थे ना? लाओ हुआंग ने टाउन के एंट्रेंस की तरफ इशारा किया। वहां प्राइस तो सच में सस्ता है, लेकिन मैं 2 बार रिपेयर करवा चुका हूं। पहली बार प्रॉब्लम प्रॉपरली सॉल्व नहीं हुई, दूसरी बार रिपेयर करने के 1 हफ्ते के अंदर ही वही प्रॉब्लम फिर से आ गई। इसलिए अब मैं तुम्हारे पास ही आता हूं। तुम्हारे पास कार छोड़कर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा रहता है। मैं खड़ा हुआ और रेंच बोनट पर रखते हुए पूछा, क्या प्रॉब्लम आ गई है? पहले आप मुझे पूरा बताइए। जब लाओ हुआंग अपनी कार की प्रॉब्लम डिटेल में बता रहा था, तब मेरी नजर टाउन के एंट्रेंस की तरफ गई। वहां एक आदमी अपनी वर्कशॉप के सामने खड़ा इस तरफ घूर रहा था। बीच में पूरी एक रोड थी, इसलिए चेहरा क्लियरली नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी पोजीशन और खड़े होने के तरीके से मैंने तुरंत समझ गया, वो चो त्याओवी था। उसके दोनों हाथ पैंट की पॉकेट्स में थे। वो बिल्कुल चुपचाप खड़ा देख रहा था कि लाओ हुआंग मेरी वर्कशॉप के सामने कार पार्क कर रहा है। फिर वो लाओ हुआंग को कार से नीचे उतरते हुए और मुझसे बात करते हुए भी देख रहा था। मैं दोबारा स्क्वाट होकर लाओ हुआंग की कार चेक करने लगा। मैंने उस तरफ दोबारा देखा तक नहीं, लेकिन मुझे पता था कि वो अभी भी मुझे देख रहा है। वो कभी समझ नहीं पाएगा कि उसने लेबर चार्जेस 50% तक कम कर दिए हैं, फिर भी कस्टमर्स मेरी तरफ ही क्यों आ रहे हैं। शायद उसके दिमाग में अभी बस एक ही सवाल चल रहा होगा, शिफू, आखिर आपने ऐसा क्या ट्रिक कर दिया? लेकिन मैंने कोई ट्रिक नहीं की थी। मैं बस हर कस्टमर की कार को अपनी कार समझकर रिपेयर करता हूं। उस रात शॉप बंद करके क्लीनिंग करते वक्त चीली ने मुझे एक बात बताई। दोपहर को त्याओवी की तरफ का एक वांग वर्कशॉप के पास आया था। मैंने तो उसे बुलाया भी नहीं था। यहां क्या कर रहा था? वो आपको ढूंढने नहीं आया था, वो सामने वाली गली से घूमकर इधर आया था। कुछ देर रोड के पास स्क्वाड करके बैठा रहा, जैसे क्यूरियोसिटी में काउंट कर रहा हो कि हमारी शॉप में कितनी कार्स हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं उस फीलिंग को बहुत अच्छे से समझता था। जब किसी दूसरे की शॉप दिन ब दिन कस्टमर से भर रही हो और अपनी शॉप धीरे धीरे खाली होती जा रही हो, वो फीलिंग सामने से गाली खाने से भी ज्यादा अनकंफर्टेबल होती है। क्योंकि अगर कोई सामने से गाली दे तो हम उससे जवाब तो दे सकते हैं। 2 हफ्ते बाद मेरी शॉप का बिजनेस प्रॉपर ट्रैक पर आ गया। हर दिन कम से कम 3-4 कार्स तो आती ही थीं, और कभी कभी 5-6 कार्स भी रेगुलरली आने लगी। सब पुरानी कार्स होती थीं, ऐसी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स वाली कार्स जिन्हें दूसरी शॉप्स या तो रिपेयर करने से मना कर देती थी या फिर बार बार ट्राई करने के बाद भी ठीक नहीं कर पाती थी। चिल्ली ने रिसेप्शन पर एक अलग छोटी नोटबुक भी रख ली थी, जिसमें कस्टमर्स की वेटिंग लिस्ट का ऑर्डर लिखा जाता था। कार की कीज एक पूरी लाइन में लटकती रहती थी। अब मैं अकेला ही 4 लोगों का काम संभाल रहा था। सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक लगातार काम करता। कभी कभी काम खींचकर रात 9 बजे तक भी चलता। इतनी देर तक झुककर काम करने से मेरी कमर ऑलमोस्ट झुक ही गई थी और सीधा होना मुश्किल हो जाता था। रेंच से उंगलियों पर कट्स पड़ गए थे और नए नए कैलिसेस भी बन गए थे। लेकिन उसके बदले मेरी वर्कशॉप के हर लिफ्ट पर कार खड़ी होती थी। वहीं टाउन के एंट्रेंस पर चौ त्याओवी की शॉप में प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। सबसे पहले चीली मार्केट से वापस आई और कैजुअली मुझे बताने लगी, लगता है वी की शॉप ने अभी एक BMW ली है, उसका पूरा इंजन ओवरहॉल करना है। रिकवरी ट्रक तक वर्कशॉप के पास आ गया था। बहुत सारे लोग क्यूरियोसिटी में देखने के लिए जमा हो गए थे। मैंने सुन तो लिया, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। BMW का इंजन ओवरहॉल? सिर्फ इंजन को डिसमेंटल करने में ही 2 दिन लग जाते, उसके बाद प्रॉपरली असेंबल करने में और 2 दिन, और स्पेयर पार्ट्स का वेट करने का टाइम अलग। ऐसी कार कम से कम एक पूरे हफ्ते तक एक लिफ्ट को ऑक्यूपाई करके रखती, और चौ त्याओवी की स्किल के लेवल को देखते हुए उसके बस की बात नहीं थी कि वो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड रिपेयर हैंडल कर सके। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। 3 दिन बाद शाम के वक्त चिली घबराहट में रिसेप्शन से भागती हुई अंदर आई। उसके पीछे एक जाना पहचाना आदमी भी था। वो टाउन की हार्डवेयर शॉप के ओनर बागतियन थे। अंदर आते ही वो सीधा मेरे पास आए, मेरा शर्ट पकड़कर जोर से बोले, बॉस चरण,
जल्दी मेरे साथ उधर चलो और एक बार देख कर आओ। मेरे नेफ्यू की BMW वी की शॉप पर रिपेयर के लिए गई थी और अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कैसी प्रॉब्लम? अरे, मेरे नेफ्यू की BMW 5 सीरीज है। इंजन से अचानक खटखट की आवाज आने लगी थी, इसलिए वो कार लेकर वी की शॉप पर गया। वी ने देखते ही बोला कि इंजन खोलकर कंप्लीट ओवरहॉल करना पड़ेगा। उसने 12,000 युआन का चार्ज बता दिया। मेरा नेफ्यू कार्स के बारे में कुछ नहीं जानता था, तो उसने बिना कुछ सोचे हाँ बोल दिया। कार 3 दिन के लिए वर्कशॉप में छोड़ दी, लेकिन कल जब वो कार लेकर निकला, शॉप से 10 किलोमीटर भी नहीं गया था। इंजन फिर से खटखट करने लगा। इस बार इंजन की नॉकिंग की आवाज पहले से भी ज्यादा खराब थी। अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे कोई हैमर लेकर जोर जोर से इंजन पर मार रहा है। वो तुरंत कार लेकर वापस वी की शॉप पर आ गया। वी ने बोला कि इंजन दोबारा खोलकर चेक करना पड़ेगा, तो उन्होंने फिर से इंजन डिसमेंटल कर दिया। सब कुछ खोलने के बाद वी ने कहा कि अंदर एक कंपोनेंट गलत फिट हो गया था, बस उसे निकालकर दोबारा प्रॉपरली असेंबल कर देंगे और कार ठीक हो जाएगी। लेकिन मेरा नेफ्यू इतना सीधा नहीं था कि चुपचाप मान जाता। उसने शॉप का एंट्रेंस ब्लॉक कर दिया और हंगामा शुरू कर दिया। वो फुल रिफंड और डैमेज का कॉम्पनसेशन मांग रहा था। मैंने हाथ में पकड़ा रेंच धीरे से नीचे रख दिया। तो अभी सिचुएशन क्या है बाक? अभी भी दोनों साइड्स बाहर लड़ रहे हैं। मेरे नेफ्यू के 2 अग्रेसिव फ्रेंड्स भी बुला लाया है। वी की साइड से भी उसके 3 अप्रेंटिसेस वहीं खड़े हैं। दोनों तरफ से एक दूसरे को जोर जोर से गालियां दे रहे हैं। लगता है बस अब मारपीट शुरू होने वाली है। चिली पास खड़ी बेचैन होकर बोली, बॉस आप एक बार उधर जाकर देख नहीं आते? नहीं जाऊंगा, मैंने सीधा मना कर दिया। बाक तियन तुरंत गुस्से में बोले, BMW तो आखिर तुम्हारे अप्रेंटिस ने ही खराब की है ना, मैंने थोड़ी खराब की है बाक, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ठीक है, मैं उधर जाकर देख लेता हूं। जब मैं टाउन के एंट्रेंस की तरफ तेज कदम बढ़ रहा था, दूर से ही मुझे TUV की रिपेयर शॉप के सामने भीड़ दिखने लगी। पूरा एरिया लोगों से भरा हुआ था। एक वाइट BMW 5 सीरीज शॉप के बिल्कुल सामने खड़ी थी। बॉनेट पूरी तरह खुला हुआ था। कार के सामने एक यंग आदमी हाथ कमर पर रखे, चेहरा गुस्से से लाल किए, जोर जोर से चिल्लाकर वर्कशॉप के अंदर गालियां दे रहा था। उसके पास 2 फ्रेंड्स भी खड़े थे, दोनों हाथ कमर पर रखे हुए। वर्कशॉप के अंदर चौथ UV लिफ्ट के पास खड़ा था। उसके हाथ में रेंच था और चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उसके पीछे अक्यूरन, अमिन और दायल्यू तीनों खड़े थे, लेकिन उनमें से किसी ने एक शब्द तक नहीं बोला।